दोस्तों नमस्कार। महंगाई कब नहीं आई, महंगाई ने इस देश को कब नहीं रुलाया, लेकिन महंगाई जिंदगी का हिस्सा बन जाए और बिना महंगाई इस देश के लोग रह नहीं पाए, यह तो अपने तरीके की पहली स्थिति है जिसमें हर सुबह आप उठें और आपकी नजर जाए कि पेट्रोल और डीजल की कीमत आज फिर बढ़ गई और यह दिन खत्म ही नहीं हो, एक के बाद 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, पता नहीं कितने दिन तक हर दिन कीमत बढ़ती चली जाए। तो क्या सरकार कुछ छुपा रही है या फिर सरकार एक मुश्त कीमत बढ़ाकर आपको बचा रही है? इतना ही नहीं, हर हफ्ते अगर आप रोजगार दफ्तर जाते हैं तो वहां पर बेरोजगारी के बढ़ते ग्राफ को देखकर अगर आपके कानों में यही आवाज गूंजे कि दरअसल रोजगार तो बच ही नहीं पा रहे, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, तो क्या वाकई इस दौर में एम्प्लॉयमेंट रेट की स्थिति नाजुक हो चली है? या फिर हर महीने जब आप राशन की दुकान के लिए किराना की दुकान पर पहुंचे और उसके बाद पिछले महीने की तुलना में आपके द्वारा लिया गया सामान 25% कम हो जाए और किराना वाला कहे महंगाई बहुत है, महंगाई ने हर वक्त रुलाया है, लेकिन क्या वाकई ऐसी स्थिति कभी भी आई कि महंगाई को लेकर सरकार के माथे पर कोई शिकन ना हो और सरकार जो जनता से टैक्स के रूप में वसूल रही हो, वो एक्साइज टैक्स हो सकता है, वो वैट हो सकता है, वो जीएसटी हो सकता है, वो डायरेक्ट टैक्स हो सकता है और उस पर मध्यम वर्ग। बड़ी अजीबोगरीब परिस्थिति इस देश के भीतर में हो गई है। हम लोग अभी तक यही पढ़ते रहे कि दरअसल करप्शन अगर सिस्टम का हिस्सा हो जाए तो फिर सिस्टम ही करप्ट हो जाता है। हम लोग ये पढ़ते रहे कि दरअसल अगर अपराध राजनीति का हिस्सा हो जाए तो फिर राजनीति अपराधी तौर पर पूरे समाज को देखने लगती है। लेकिन यह पहली बार है जब महंगाई और गरीबी, मुफलिसी, बेरोजगारी, ये तमाम परिस्थितियां उस सिस्टम का हिस्सा हो गई है जिसमें हर सुबह उठकर आपके सामने बढ़ता हुआ ग्राफ ही नजर आएगा जो महंगाई की दिशा में ले जाएगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस देश के भीतर में जो मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई, 2.5 साल तक मुफ्त राशन जो सितंबर तक चलेगा, उस पर जितना भी खर्चा हुआ उस खर्चे की तुलना में एक्साइज ड्यूटी जो सिर्फ पेट्रोल और डीजल से वसूली जाती है वह 1 साल में उससे ज्यादा है। इस देश के भीतर में जिसकी भी जो भी वेतन मिलती रही उसमें जो भी बदलाव हुआ, बढ़ाव हुआ, जो भी हुआ, अगर बीते 7-8 बरस को आप आकलन शुरू कीजिएगा तो आपको जानकर हैरत होगी 12 से 20% यही है वेतन में बढ़ोतरी जिसकी भी हुई है। नहीं हुई, रोजगार चला गया, वो एक अलग किस्सा है, लेकिन सरकार जो भी अपने तौर पर राहत रियायत देती रही वो 12 से 20% तक गया। लेकिन महंगाई का आंकड़ा इस देश के भीतर में 105% से लेकर 300% तक चला गया इसी कालखंड में। तो यानी पैसे की कीमत कम होती चली गई। हम और आप कह सकते हैं हम श्रीलंका नहीं है, हम पाकिस्तान भी नहीं है, हम डूबती हुई अर्थव्यवस्था को देखते हुए उन देशों की कतार में नहीं है। हमारे पास तो सरकारी खजाने में बहुत पैसा है। लेकिन आज इन बड़े बड़े आंकड़ों को छोड़ डालिए और बहुत छोटे छोटे आंकड़ों को समझने की कोशिश कीजिए। 2014-15 में जो आप आटा लेते थे, आज की तारीख में उसी कीमत में आटा जो है 1 किलो के बदले आपको मिलेगा 450 ग्राम। 2014-15 में जो आप 1 किलो चावल खरीदते थे, बासमती का चावल या अरवा चावल या फिर जो कच्चा टूटा हुआ चावल होता है, इन तीनों का जब औसत हमारी टीम ने निकाला तो बतलाया 2014-15 में जो 1 किलो चावल खरीदा जाता था, आज की तारीख में उतने पैसे में आपको सिर्फ 225 ग्राम चावल मिलेगा। आप आलू खरीदते थे, प्याज खरीदते थे, जो एक बेसिक लाइन होती थी, उस पीरियड और इस पीरियड का अंतर यह है कि उस समय जितने पैसे में 1 किलो आलू और प्याज खरीदा जा सकता था, आज की तारीख में आप लगभग 500 ग्राम आलू, यानी कीमत दुगनी हो गई। इस दौर में इन्फ्लेशन दुगना बढ़ गया। अगर आप तेल पर आइएगा तो तेल की कीमत उस समय अगर 1 किलो तेल जो आप खरीदते थे खाना पकाने वाला, आज खरीदने जाइएगा तो आपको सिर्फ 100 ग्राम तेल उस कीमत में मिलेगा। इस 2014 से 2022 तक में इस देश की सरकार का बजट बढ़ गया,
इस देश में सांसदों को मिलने वाला पैसा बढ़ गया। इस देश के भीतर में जो सांसद रिटायर हो जाते हैं, जिनको जनता हरा देती है, उनको मिलने वाला पेंशन और सुविधाएं बढ़ गई। इस देश के भीतर में जो गवर्नेंस पे जो खर्च होता है, जो इमारतों पर खर्च होता है, जो अपने तौर पर रख रखाव पर खर्च होता है, जो प्रधानमंत्री या फिर सांसदों के लिए जो गाड़ियों का रेला होता है, उसमें बढ़ोतरी हो गई। लेकिन जनता की परिस्थिति धीरे धीरे नाजुक होती चली गई। हम शुरुआत तेल से ही करते हैं, क्योंकि हर सुबह जागिए तो तेल आपकी आंखों के सामने रेंगने लगता है और सवाल उठता है कि बीते 7-8 वर्ष में कितना पैसा इस देश में टैक्स से वसूली की गई। एक तरफ केंद्र पैसा लेता है और दूसरी तरफ राज्य पैसा लेती है। जिस समय मोदी सरकार में आए या सरकार बना रहे थे, उस पीरियड को अगर आप चले जाइएगा, जो एक्साइज ड्यूटी वसूली जाती थी पेट्रोल पर 9 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर, आज की स्थिति में 32 रुपए 90 पैसे। एक वक्त में 32 रुपए 90 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल ही मिल जाता था, लेकिन अब तो 1 लीटर पेट्रोल पर इतनी एक्साइज ड्यूटी है। जिस समय मोदी सत्ता में आए, उस समय डीजल पर एक्साइज 1 लीटर डीजल पे जो लिया जाता था 3 रुपए 56 पैसे, आज यह बढ़कर 31 रुपए 80 पैसे हो गया। कीमत सरकार के पास जा रही है, कीमत देने वाली जनता है। और एक लिहाज से समझें, डीजल और पेट्रोल का मतलब सिर्फ गाड़ियों का रेला नहीं है। सिर्फ इस देश के भीतर में जहां सिंचाई व्यवस्था नहीं है और जो ट्यूबवेल से पानी निकाला जाता है और सिंचाई की जाती है, उसमें भी डीजल का उपयोग होता है। और जितना भी इस देश के भीतर में माल की आवाजाही होती है, वो सभी दौड़ते हुए ट्रक से होती है। सड़कें भी अच्छी बन गई, सब कुछ अच्छा इस देश में हो चला है, क्योंकि डेवलपमेंट चरम पर है। लेकिन उसके साथ जनता अब उस सड़क पर चलने की स्थिति में नहीं है, उस पर दौड़ती गाड़ियों का पैसा दे पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इस दौर में राज्यों ने भी अपने तौर पर वसूली शुरू की और केंद्र सरकार ने भी अपने तौर पर वसूली शुरू की। अगर आप ध्यान दीजिए, दोनों परिस्थिति को जोड़ दीजिए कि कितना एक्साइज लिया जाता है, कितना वैट लिया जाता है और पेट्रोल के जरिए कितना वसूला जाता है, तो आप जानकर हैरत में आ जाएंगे। 2014 से लेकर 2021 तक 29 करोड़ रुपया इस देश का एक्साइज और वैट के जरिए केंद्र और राज्य सरकार के खाते में गया। दूसरा सवाल आपके जहन में तुरंत होना चाहिए, 29 करोड़ रुपए जो एक्साइज के जरिए सरकार ले गई, उसकी एवज में जनता ने जो पेट्रोल डीजल खरीदा, उसकी क्या कीमत थी? आपको जानकर हैरत होगी, इस 7-8 वर्षों में जो जनता ने तेल खरीदा, उसकी कीमत जो थी वह सिर्फ 24 लाख करोड़ थी, लेकिन सरकार ने उस पर 29 लाख करोड़ और वसूल लिया। यानी दोनों को जब मिला दीजिएगा तो यह लगभग 53 लाख करोड़ हो जाएगा। यह है पेट्रोल और डीजल की इकोनॉमी का असर, जिसमें बरस दर बरस एक्साइज ड्यूटी बढ़ती चली गई, वैट बढ़ता चला गया। और इन दोनों को सरकारी आंकड़ों के मद्देनजर जो सबसे न्यूनतम दिखलाया गया, बतलाया गया कि हमने इतना इधर कुछ खर्च किया, उसको भी जब आकलन शुरू हुआ तो एक्साइज के जरिए सरकार को 16 करोड़ 63 लाख रुपए मिले, राज्यों को 12 लाख 38 हजार करोड़ रुपए मिले। और जनता ने जो पैसा दिया पेट्रोल का ओरिजिनली, जिसमें डीलर की भी कीमत आ गई, जिसमें साफ सफाई, जो क्रूड ऑयल आता है उसकी भी साफ सफाई हो गई, उसको ढोना भी आ गया, सब कुछ उसमें जो आ गया, वह कीमत सिर्फ 24 लाख करोड़ थी। है ना मजेदार बात? क्योंकि जितने का आप खरीद रहे हैं उससे ज्यादा सरकार ले रही है। यहां पर एक सवाल हर जहन में जरूर उठना चाहिए, क्या इस देश के भीतर में जब इकोनॉमी सरकारों से संभलेगी नहीं और सरकारों को अपनी रईसी को बरकरार रखना होगा और उनके कान में जू भी नहीं रहेंगे कि महंगाई इतनी बढ़ गई है क्या, तो ऐसे में आने वाले वक्त में कहीं पानी पर एक्साइज ड्यूटी और वैट टैक्स तो नहीं लगने लगेगा? क्योंकि इस वक्त दो ही चीजें इस देश को संभाले हुए हैं, एक पेट्रोल डीजल और दूसरा शराब। इन दोनों के ऊपर जो भी ड्यूटी वसूली जाती है वह सरकार की इकोनॉमी का लगभग 50% हिस्सा है, यहां तक कि राज्यों का भी। यानी दूसरी कोई कमाई नहीं है। इसीलिए यह सवाल इसके आगे का शुरू होता है कि क्या इतनी जरूरत अगर बढ़ाते चले गए तो क्या वाकई जो अलग अलग राज्य हैं वो रियायत दे सकते थे? यकीनन नहीं दे सकते थे। मसलन राजस्थान, सबसे ज्यादा वहां पर वैट की वसूली होती है, पेट्रोल में लगभग 36% जो मैक्सिमम है इस पूरे देश के भीतर में राजस्थान में वसूला जाता है, और डीजल पर वह लगभग 22% है, 22 या 26% है।
अगर आप ध्यान दीजिए तो इस देश में 30 से 36% के ऊपर वसूलने वाले राज्य जो हैं वह तकरीबन 10 राज्य हैं, और 25 से 30% वैट जो वसूलते हैं इनकी संख्या लगभग 15 राज्य है। सब इसी दायरे में आ गए, और केंद्र जो वसूलता है वो इनसे ज्यादा वसूलता है, क्योंकि उसको तो पूरा देश देखना है। तो फिर महंगाई का क्या रोना है? सवाल है कि अगर हर दिन इस तरीके से चीजों का ग्राफ ऊपर जा रहा है, और जब हम जिक्र कर रहे थे कि हर हफ्ते जो बेरोजगारी का ग्राफ रोजगार दफ्तर में नजर आता है कि रोजगार कम हो गए, खत्म हो गए, रोजगार किसी को मिल नहीं पा रहा है, इसको इन परिस्थिति से जब जोड़िएगा तो आपको जान के हैरत होगी कि 2019 के बाद से 19, 20, 21 और 22 शुरू हो गया। इन 3 सालों के भीतर में इस देश में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां चली गई, जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में थे। इस देश के भीतर में लगभग इतनी ही बड़ी तादाद में लोगों ने अपने भविष्य निधि का पैसा निकाल लिया, किसी तरीके से घर तो चलाना है। और इसी दौर में जो स्कूल में फीस दी जाती है, उस फीस में लगभग 105% की बढ़ोतरी हुई 2014-15 से 2021-22 तक फीस देने में। इस देश के जो कॉलेजेस थे, प्राइवेट कॉलेजेस, उसमें लगभग 300% तक की वृद्धि हो गई कॉलेजों की फीस में, जो प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज चल रहे थे। इस देश के भीतर में जो आप खाने का तेल लेते थे उसमें लगभग 350% का इजाफा हो गया। इस दौर में जो लोगों को वेतन भत्ता मिलता रहा या जो भी मिलता, वो 20% के पार जा नहीं पाया, और सरकार ने एक्साइज ड्यूटी तेल तक में 300% की बढ़ोतरी कर दी। अब आपकी हथेली में क्या बचा? हम कहेंगे कि नहीं नहीं, 5 किलो अनाज सरकार मुफ्त दे रही है, थोड़ी सी तो राहत है, कई की जान तो बची हुई है, लेकिन सरकार द्वारा ये 5 किलो अनाज जो फ्री में दिया जाता है, सरकार पर कितना बोझ पड़ता होगा? अब आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक निर्धारित था, अब इसको सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। अप्रैल से मार्च तक 2 साल में 2,68,349 करोड़ रुपए खर्च हो गए सरकार के इन 2 सालों में मुफ्त अनाज देने में। और इसी दौर में सरकार ने जो टैक्स एक्साइज ड्यूटी से वसूला सिर्फ 2021 में, वह 3,48,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक्साइज ड्यूटी से वसूल लिया। यानी 2 साल का 80 करोड़ लोगों का अनाज, हमको लगता है 6 महीने और जोड़ देते हैं जो इधर बढ़ाए गए हैं, जिस पर सरकार का बोझ लगभग पड़ेगा 80,000 करोड़ का। अब देखिए एक बराबर रेंज में आ गए। 2.5 साल इस देश के 80 करोड़ लोगों को गेहूं, चावल, मोटा अनाज और नमक अगर मुफ्त में दिया जाए तो उससे ज्यादा की वसूली सिर्फ एक्साइज ड्यूटी में 1 साल में सरकार 2021 में कर चुकी है। कमाल की चीज है। पैसा लेना है, पैसा देना है। पैसा लेने का तरीका यानी आपकी अपनी इकोनॉमी चलाने का कोई तरीका आपको नजर नहीं आ रहा होगा। इसके ठीक समानांतर अगर आप हरी सब्जियों का जिक्र कर लें, अगर आप फलों का जिक्र कर लें, वह भी हमारी टीम ने एक शानदार काम किया, उसको भी निकाला कि अगर 2014-15 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए, तब अगर 1 किलो सेब खरीदने जाते, 1 किलो अनार खरीदते, 1 किलो अंगूर खरीदते और 1 किलो संतरे भी ले लेते, इन चारों चीजों को लेने के बाद मान लीजिए उस वक्त अगर लगभग आपके 500 रुपए खर्चे होते, तो आज की तारीख में वो 500 रुपए खर्च नहीं होंगे, आपको 2,000 रुपए देने होंगे। अब आप समझे खेल क्या है। यानी रुपया जो आपके पास कमाई का जो 20% भी बढ़ा भत्तों के जरिए, उसकी कीमत कम होती चली गई। और कीमत जब कम होती चली जाती है तो महंगाई दर ऊपर चली जाती है। लेकिन इसी प्रक्रिया में हमारे बैंक भी फेल नजर होने लगे, क्योंकि वह भी जो आपको उस महंगाई दर की तुलना में बैंकों में जमा पैसे का जो इंटरेस्ट दे रहे थे, वह 2 से 3% था, जो कि आप एक पैसा सीधे जमा करते हैं। दूसरा होता है जो आप एफडी में जमा करते हैं, वह भी 5% पार नहीं किया। इसके अलावे जो आप इक्विटीज में पैसा लगाते हैं या फिर अलग अलग तरीके से बॉन्ड लेते हैं, वह पैसा इस रूप में उस महंगाई दर के समानांतर आकर खड़ा हो गया, जहां पर महंगाई दर भारत के भीतर में 10% तक आने लगी है। और थोक की और उसकी औसत जब निकालिएगा, इस परिस्थिति के भीतर में हमें लगता है तुरंत आपके जहन में श्रीलंका याद आना चाहिए। श्रीलंका की माली स्थिति अभी कितनी खराब है, वहां महंगाई दर 17.5% चली गई है और पूरी की पूरी स्थिति डामाडोल हो गई है, पूरी इकोनॉमी डामाडोल होकर डगमगाने लगी है।
अगला सवाल, श्रीलंका के भीतर में लगभग जो उसका कर्ज था वह भी बढ़ गया है। भारत के ऊपर भी कर्ज लगातार बढ़ रहा है। वहां पर डॉलर के मुकाबले लगभग 292 रुपए श्रीलंका की करेंसी पहुंच गई है। अभी हमने 80 नहीं छुआ है, 80 से ठीक पहले है। उम्र को लेकर अक्सर चर्चा इस देश के भीतर में होती है, लेकिन वहां की करेंसी 45% नीचे आ गई है। हमारी करेंसी 2014 की तुलना में करें तो उस लिहाज से देखिए, डॉलर के मुकाबले रुपया जो था वह लगभग 58-60 रुपए था। आज की तारीख में यह 78 रुपए हो गया। तो अब आप कितना बड़ा औसत निकालिए तो आपको पता चलेगा। अच्छा, 15-20% तो हमारी करेंसी भी डॉलर के मुकाबले नीचे आ गई, और दुनिया के बाजार में सारी डील तो डॉलर के जरिए ही होनी है। उससे बड़ा सवाल इस दौर में सबसे बड़ा यह हो चला है कि अगर आपके यहां जो काम कर रहे हैं उनको जो वेतन मिलता है, वो बढ़ता हुआ वेतन भी अगर महंगाई तले खत्म हो रहा है, उसकी वैल्यू खत्म हो रही है। इसके ठीक समानांतर सांसदों का वेतन बढ़ जाता है, सरकार के गवर्नेंस चलाने के वेतन बन जाते हैं, और तो और पेंशन का बढ़ जाता है। यह एक अपनी तरीके की हैरत की बात है। यानी इस देश को फेल करने में सरकार कैसे लगी रही है, और सरकार जब अपनी इकोनॉमी को नहीं संभाल पाई, सरकार ने बीते दिनों एक जानकारी दी कि हमने बड़ी तादाद में दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया, और यह अपने तरीके का अनूठा एक्सपोर्ट है। उसके पीछे दो कारण सबसे बड़े रहे। एक, युद्ध की परिस्थिति, जिसमें जो सारे माल यूक्रेन और रशिया से जाते थे वो बंद हो गए, और जो सबसे ज्यादा माल भारत में उत्पादन होता है, जो करता है, वही तबका आज क्राइसिस में है, वो किसान है। भारत के भीतर से अनाजों का एक्सपोर्ट इस दौर में बड़ी तादाद में बढ़ गया है, लेकिन उस अनाज को उपजाने वाला किसान, उसको सिंचाई के लिए डीजल चाहिए जो कॉस्टली हो गया, उसको ट्रैक्टर चाहिए जो महंगा हो गया, उसको टायर ट्रैक्टर का बदलना है वो महंगा हो गया। यानी कोई भी इक्विपमेंट, अगर खेती से जुड़े हुए इक्विपमेंट का जिक्र करें तो 2014 और 2021-22 की तुलना में उसमें लगभग 105% की बढ़ोतरी हो गई है। लेकिन अनाज और अपने तौर पर जो एमएसपी है, जो सरकार के आंकड़े को भी मान लें, वह भी उस रूप में नहीं बढ़ा है। तो किस तरीके से पूरा समाज एक ऐसी परिस्थिति में आकर अटक जाएगा जहां पर सब्जी का जिक्र करें, खाने के तेल का जिक्र करें, फलों का जिक्र करें, आलू प्याज का जिक्र करें, मांस मछली अंडों का जिक्र कर लीजिए, आप खाने पीने की कतार में आकर खड़े हो गए। उसके बाद सड़कों पर चलने के लिए, जो रोजगार के लिए दोपहिया वाहनों की पहली जरूरत पेट्रोल और डीजल है, उसका जिक्र कर लीजिए, सिंचाई के लिए डीजल का जिक्र कर लीजिए। ये सारी परिस्थितियों में जिंदगी जीते वक्त अगर इजाफा यकीनन 105% से 350% तक हो गया है, और जो आय थी वह अगर सरकार के ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी 20% से ज्यादा बढ़ नहीं पाई है, तो फिर मैसेज क्या है? मैसेज बहुत साफ, 3 ही मैसेज है। पहला मैसेज बहुत साफ है, सरकार इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है। दूसरा मैसेज है, जो सरकार अर्थव्यवस्था जब नहीं संभालती है तो उससे जो परेशानियां पैदा हो रही है, उसमें उसने एक मोटी लकीर खींच दी है। यह मोटी लकीर मुफ्त राशन देने की है, और दूसरी तरफ वसूली की है, जो टैक्स के तौर पर इस देश के लोगों से वसूला जाएगा। और तीसरी परिस्थिति इन सबसे बड़ी नाजुक है, गरीबों की तादाद और मुफ्त राशन पर निर्भर लोगों की संख्या इस देश में लगातार बढ़ रही है। भारत भूख की कतार में आगे दर आगे आता चला जा रहा है, और यह दुनिया के बाजार में भारत की परिस्थिति इतनी नाजुक हो चली है कि वो ऐसा लगता है कि जैसे शायद सबसे पिछड़ा और गरीब देश है। लेकिन भारत की इकोनॉमी इसकी इजाजत नहीं देती है। इन तीनों का असर उस अनइक्वलिटी, असमानता को लेकर है, जिस असमानता के आश्रय सत्ता रूल करती है। उसमें सवाल यह नहीं है कि कॉरपोरेट का नेटवर्थ कितना बढ़ गया, उसमें सवाल यह भी नहीं है कि किसी कॉरपोरेट को औने पौने दाम में इस देश की तमाम सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। मुश्किल यह है सबसे बड़ी कि सरकार अपने लिए अपने रास्तों को लगातार खोलती जा रही है और मुंह बड़ा करते जा रही है। हम आपको सिर्फ एक आखिर में एक आंकड़ा दे देते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि सरकारों ने किस तरीके से इस देश को फेल कर दिया है। उसमें इस देश के जो रिटायर्ड हो चुके, हारे हुए जो सांसद होते हैं, उनको जो पैसा दिया जाता है वो एक साल में तकरीबन कैश के तौर पर उसकी वो लगभग 205 करोड़ होता है। जो 5 साल जिन्होंने बिता दिए उन पर 70 करोड़ रुपया, जो 5 साल से कम जिन्होंने बिताए उन पर लगभग 49 करोड़ रुपया, और जो 5 साल से ज़्यादा रह चुके हैं उनकी पेंशन 86 करोड़ रुपया। सबको मिलाइएगा तो 205 करोड़ रुपए सिर्फ पेंशन के तौर पर इस देश के सांसदों को मिलते हैं।
इस कतार में विधायक भी हैं, लेकिन सांसदों को इसके अलावे जो सुविधा मिलती है वो अगर जिसमें फ़ोन है, जिसमें सफ़र है, जिसमें मेडिकल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, एसी फर्स्ट क्लास में सफ़र करना है, जो भी आवास की सुविधा है, जो भी फैसिलिटी दी जाती है, उसको अगर मार्केट रेट में ले आइएगा तो वह भी एक साल में 700 करोड़ होता है। ये पैसा आएगा कहाँ से? ये पैसा उसी से आता है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया कि आप मुफ्त अनाज में जितना पैसा देते हैं उससे ज़्यादा तो एक बरस में सिर्फ पेट्रोल डीजल से एक्साइज से वसूल लेते हैं, जो 2.5 साल में आपने मुफ्त राशन देने की व्यवस्था की। अब इसकी एक दूसरी कुछ और स्थितियों को समझिए कि इस देश में जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि एक लंबी कतार है, इस देश में जो फॉर्मर एमपीज हैं इनकी संख्या लगभग 1,500 है। जो इस देश में पूर्व विधायक हैं जिनको हरा दिया आपने लेकिन उनको भी पेंशन मिलता है, उनकी संख्या लगभग 18,000 है। जो परिवार को पेंशन मिलता है जिसमें एमपीज या एमएलएस की डेथ हो गई तो उनके परिवारों को, उनकी संख्या लगभग 9,000 है। अब आप सोचिए तमाम सुविधाओं को देते वक्त जिनको भी पेंशन दी जाती है, ये कितने हजार करोड़ का खेल है। और इसके पीछे इस देश के भीतर में मौजूदा वक्त में हम कुछ भी दे पाने की स्थिति में नहीं है। एक स्थिति और सोचिए कि बिहार में भी, बिहार जैसे गरीब राज्य में भी 991 पूर्व एमएलए हैं। इनको जो पेंशन दिया जाता है वो तकरीबन हर साल जो बनता है वह लगभग 5 करोड़ का बनता है। 4 करोड़ 94 लाख एक महीने में हर साल पेंशन जाता है। अब कल्पना कर रहे हैं, हम एक परिस्थिति सिर्फ आपके सामने रख रहे हैं कि इस देश में बढ़ती महंगाई और उसकी वजह 2 या 3 ही है। एक, आप इकोनॉमी नहीं संभाल पा रहे हैं। दूसरी, इकोनॉमी संभालने के लिए आपको अपने गवर्नेंस को पहले संभालना है, तो उस गवर्नेंस पे जितना खर्च हो रहा है वो खर्च आप जनता से वसूल रहे हैं। और तीसरी परिस्थिति है कि सारी चीजें अगर महंगी होती चली जा रही है तो आप राहत और रियायत देने की स्थिति में उस महंगी होती चीजों को लेकर जनता के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसकी एवज में आप सारा पैसा अपने पास वसूलने की परिस्थिति में लाकर खुद को खड़ा कर चुके हैं। हर सुबह उठिए, आज 30 पैसे, 50 पैसे, 70 पैसे, 80 पैसे बढ़ गया। हर सुबह उठिए, इस देश भर के रोजगार दफ्तरों में जो ग्राफ बेरोजगारी का बढ़ रहा है वो लगभग 2.5% की रफ्तार से बढ़ रहा है। हर महीने किराना की दुकान में जब आप जा रहे हैं तो आपका 100 रुपया 75 रुपए में सीधे तब्दील हो जा रहा है। कुछ सामानों में ये 100 रुपया 60 रुपए और 55 रुपए में तब्दील हो जाता है। इस महंगाई को लेकर इस देश को फेल किया जा रहा है या सरकार ही असफल है? तय आप कीजिए, क्योंकि महंगाई से रूबरू हमें और आपको ही होना है, उन्हें नहीं जो इस देश की पूंजी पर इस देश की सरकार को चलाते हुए गवर्नेंस का जिक्र करते हैं और कहते हैं लोकतंत्र यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।